हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम को मेजर करना बाय डिफरेंट मैथड्स। सो गाइज, अगर हम बात करें नेशनल इनकम होता क्या है। सो गाइज, नेशनल इनकम क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ हो चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हुआ हो, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। सो गाइज, आज हम यही पढ़ेंगे भाई नेशनल इनकम को कैसे हम मेजर कर सकते हैं बाय डिफरेंट मैथड्स। सो गाइज, मैथड्स पढ़ने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि इनकम जो है बेसिकली वो सर्कल में फ्लो करती है। क्यों करती है? क्योंकि वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम, कि एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है दूसरे की इनकम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉप पर गई और मैंने 10 रुपीज़ का बिस्किट खरीदा, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का मेरा एक्सपेंडिचर था, बट शॉपकीपर की क्या है? 10 रुपीज़ की इनकम है। तो एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है दूसरे की इनकम होता है, इसलिए जो मनी है बेसिकली जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस जो है बेसिकली वहीं से ये मेथड्स निकल के आए हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर मैं दो सेक्टर की बात करूं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। तो हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको? फर्म को। फर्म उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फर्स्ट फेज यहां से निकल के आता है क्या? प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फेज आ गया हमारा प्रोडक्शन। देन बात करें कि फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके प्रोडक्शन करा है, तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या देगा? इनकम देगा। तो सेकंड फेज आता है हमारे यहाँ पे इनकम। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड के पास क्या आ गई? इनकम आ गई। तो वो एक्सपेंडिचर करेगी किन पर करेगी? जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं। तो थर्ड फेज आता है हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन तीनों फेजेस से ही बेसिकली 3 मेथड निकल के आते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझो कि बेसिकली जितना प्रोडक्शन होगा ना उतनी ही इनकम होगी। ऑब्वियसली बात है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। और जितनी बेसिकली इनकम मिली है हाउस होल्ड्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उतना ही क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन इक्वल होता है इनकम के और इनकम इक्वल होती है एक्सपेंडिचर के। एंड देन जो एक्सपेंडिचर करा हाउस होल्ड ने वो इनकम बन जाएगी किसकी? फर्म की। और फर्म अगेन प्रोडक्शन करेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक्सपेंडिचर होगा, अगेन फर्म के पास इनकम आएगी, प्रोडक्शन होगा। तो इसी तरीके से जो इनकम है वो सर्कल में फ्लो करती है। तो हम कह सकते हैं भाई प्रोडक्शन इक्वल होता है इनकम के, इनकम इक्वल होती है एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ से 3 मेथड निकल के आते हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। नेशनल इनकम मेजर बाय 3 मेथड्स। प्रोडक्शन से निकल के आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि ईच प्रोडक्शन यूनिट क्या करती है? प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड करती जाती है जब तक हम फाइनल गुड नहीं बना लेते। क्योंकि जो गुड होता है बेसिकली विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री जब तक रहेगा कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू एडेड होती जाएगी। तो जब वैल्यू एडेड होती है, जब उसका हम सम करते हैं, तो वैल्यू एडेड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। देन इनकम से निकल के आता है इनकम मैथड। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिल रही है तो वहाँ से हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। देन आता है एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर मैथड कि जो हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। अब देखो भाई, हमने कहा प्रोडक्शन इक्वल है इनकम के, इनकम इक्वल है एक्सपेंडिचर के। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं किसी भी मेथड से क्या करूं? नेशनल इनकम मेजर करूं तो वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्शन जो है वो इक्वल है इनकम के और इनकम इक्वल है एक्सपेंडिचर के। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करना सीखेंगे हम। ठीक है, और बाकी के जो मेथड बच गए हमारे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम अपकमिंग क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड को, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। देन हम बात करें भाई इंडिया में नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करेगा? कोई तो करता ही होगा। कौन करेगा भाई? CSO। कौन करेगा? CSO मेजर करता है इंडिया में नेशनल इनकम को। CSO की फुल फॉर्म क्या हो गई? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है? एस्टिमेट करती है इंडिया में नेशनल इनकम को। अब आज मैंने बताया भी पढ़ने वाले हम क्या? वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के कुछ डिफरेंट नाम है।
जैसे भाई तुम्हारे होते हैं ना, घर का नाम अलग है, दोस्त अलग नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे ही भाई वैल्यू एडेड मेथड के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बहुत सारे नाम है भाई इसके भी। तो वैल्यू एडेड मेथड मैंने बताया भी, वैल्यू एडेड जो होती है बेसिकली प्रोडक्ट में, उससे हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं, तो हम बोल सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड। देन प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या वैल्यू एडेड हो रही है उसी को हम देख रहे हैं। इन्वेंट्री मेथड हम इसको बोल सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड हम इसको बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड हम इसको बोल सकते हैं, और कमोडिटी सर्विस मेथड हम इसको बोल सकते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड के क्या क्या नाम हो गए? वैल्यू एडेड मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया, इन्वेंट्री मेथड हो गया, नेट आउटपुट मेथड हो गया, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड हो गया, और कमोडिटी सर्विस मेथड हो गया। अब ये तो समझ में आ गया भाई वैल्यू एडेड मेथड के क्या क्या नाम है। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या है इसको देखते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वैल्यू। ये तो मैंने बताई भी, प्रोडक्ट में ईच प्रोडक्शन यूनिट क्या करती है? एडिशन करती जाती है, कि जब तक फाइनल गुड नहीं बन जाता, जब तक गुड क्या है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है, तो प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड होती जाएगी। ईच प्रोडक्शन यूनिट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती जाएगी। तो एडिशन ऑफ वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ इनपुट्स का यूज करते हैं, तो इनपुट्स बेसिकली क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं, और रॉ मटेरियल को हम बोल सकते हैं क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड होते हैं। इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स गाइस वो गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं? विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, और जिनकी वैल्यू जो है फाइनल गुड्स के साथ क्या होती है? मर्ज होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक कॉटन क्लॉथ की शर्ट बनानी है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ शर्ट का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंटरमीडिएट गुड चाहिए। क्या चाहिए? कॉटन क्लॉथ चाहिए, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ का यूज़ करके मैं क्या करूँगी? कॉटन क्लॉथ की शर्ट बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर जो कॉटन क्लॉथ की वैल्यू होगी ना, वो कॉटन क्लॉथ की शर्ट में मर्ज होगी। कैसे होगी समझो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन क्लॉथ खरीदा मैंने 500 रुपीज़ का, ठीक है, और उसका यूज़ करके मैंने शर्ट बनाई, और मैं उसको सेल कर रही हूँ 800 रुपीज़ की। तो जो 800 रुपीज़ की मैं शर्ट सेल कर रही हूँ, उसमें 500 रुपीज़ का कॉटन क्लॉथ का जो कॉस्ट है बेसिकली वो एडेड है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट भी ऐड होती है, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ले रहे हैं बेसिकली उसकी वैल्यू भी एडेड होती है। तो इंटरमीडिएट गुड मतलब कि कॉटन क्लॉथ की वैल्यू जो है वो एडेड होगी। फाइनल गुड मतलब कि कॉटन क्लॉथ की जो शर्ट बनाई है उसमें, तो 500 रुपीज़ एडेड है 800 रुपीज़ में। क्लियर है? मर्ज है बेसिकली उसमें। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, कि जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करती जा रही है ईच प्रोडक्शन यूनिट, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में क्या कर रही है? वैल्यू एडेड करती जा रही है। मतलब जो भी वो इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करती जा रही है, ठीक है। अब कैसे निकालूं मैं वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड को कैसे निकालते हैं? जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि जो फाइनल बेसिकली प्रोडक्ट बन गया उसकी वैल्यू, एंड देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है बेसिकली जब मैं इंटरमीडिएट गुड्स खरीदूंगी तो उस पर एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, तो वो एक्सपेंडिचर मेरा क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब मैं माइनस कर दूंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तो वैल्यू एडेड निकल के आएगा। अब देखो भाई, मैंने कहा कि भाई इंटरमीडिएट गुड क्या है, कि कॉटन क्लॉथ क्या है? रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड है, तो उसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने? 500 रुपीज़। और जो मैं शर्ट बेसिकली सेल करूंगी वो क्या है मेरा? वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइनल गुड हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या है? 800। अब इसमें 500 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कितनी 500 में वैल्यू एडेड हुई? तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दूंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मेरा वैल्यू एडेड निकल के आएगा। तो माइनस करेंगे 800 में से 500, तो वैल्यू एडेड आ गया मेरा 300। तो 500 में कितनी वैल्यू एडेड हुई है? 300। तो बेसिकली इस वैल्यू एडेड को जब हम सम करते हैं तब नेशनल इनकम निकल के आती है। कैसे निकल के आती है उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो ये एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यू जो है फाइनल गुड में क्या होती है? मर्ज होती है, ठीक है। और जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू एडेड निकल के आता है कि रॉ मटेरियल में कितना वैल्यू ऐड हुआ है। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड बाय द फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, की जब प्रोडक्शन कर रही है तो वो वैल्यू ऐड करेगी ना इंटरमीडिएट गुड में। क्लियर हो गया। देन बात करें, ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, वैल्यू एडेड जो है बेसिकली ये क्या कहलाती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पर बेसिकली हम वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो सम करेंगे जब हम GVMP का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का, क्योंकि हर प्रोडक्शन यूनिट
क्या करेगी, वैल्यू एडिड करती जाएगी जब तक फाइनल गुड नहीं बन जाता। तो जितनी वैल्यू एडिड होती जाएगी, जब मैं उनका सम करूंगी तो वो इक्वल होता है किसके, जीडीपी एमपी के। बोल सकती हूँ मैं जीडीपी एमपी के इक्वल होता है। क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि जीवी एमपी की बात करें तो ये भी हम ग्रोस पर मेजर कर रहे हैं, जीडीपी भी ग्रोस पर मेजर करते हैं, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। देन बात करें वैल्यू एडेड किसकी देख रहे हैं, प्रोडक्ट की देख रहे हैं, तो बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की देख रहे होंगे। देन मार्केट प्राइस पर मेजर कर रहे हैं, तो जीडीपी को भी हम मार्केट प्राइस पर ही मेजर कर रहे हैं। तो एमपी का मतलब क्या, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि इसमें एनआईटी इंक्लूड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सम होगा वैल्यू एडेड का, जीवी एमपी का जो सम होगा वो इक्वल होगा जीडीपी एमपी के। क्लियर हो गया इतना। अब जब यहाँ पर मैं बात करूँ ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल, अब ये जो रॉ मटेरियल है मैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से भी खरीद सकती हूँ, मतलब डोमेस्टिक परचेज भी कर सकती हूँ और इंपोर्ट भी करा सकती हूँ, किसी फॉरेन कंट्री से भी खरीद सकती हूँ। तो जब मैं बात करूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन की, तो इसमें डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों एडेड होती है, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, अलग से इंपोर्ट को एडिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आईसी मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है मेरे को 500 रुपीज़ का, ठीक है, और इंपोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट दे रखा है मान लो मेरे को 200 रुपीज़ का, और डोमेस्टिक परचेज डीपी से मैं डिनोट कर रही हूँ, डोमेस्टिक परचेज दे रखा है मेरे को 300 रुपीज़ का। तो अगर आईसी मेरे को दे रखा है तो इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनता है। बट क्या हो, मान लो अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा और इंपोर्ट की वैल्यू भी दे रखा हो, तब भी हम इंपोर्ट को इसमें एडिड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट की 200 रुपीज़ की वैल्यू ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड होती है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डोमेस्टिक परचेज, तो डोमेस्टिक परचेज को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दे रखा है, सेपरेटली मेंशन है बेसिकली डोमेस्टिक परचेज इतनी है और इंपोर्ट इतनी है, तब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट अलग से स्पेसिफिकली डोमेस्टिक परचेज मेंशन है तो इंपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए। क्लियर हो गया। तो मैंने यही बताया भाई, इंपोर्ट को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, बट अगर डोमेस्टिक परचेज मेंशन है स्पेसिफिकली तो इंपोर्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो निकालना आ गया भाई, बेसिकली ये सम होता है डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट का। बट अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है ये कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली होती क्या है, मार्केट वैल्यू होती है। जब भी मैंने कहा कि जीवीए एमपी है, मार्केट प्राइस पर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस पर निकालते हैं, मार्केट वैल्यू पर निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाती है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालेंगे कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे निकालेंगे कि मान लो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन अ 1 ईयर, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, बेसिकली हमने पढ़ा ही वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है। तो मान लो कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है विद इन अ 1 ईयर, उस सबको सेल आउट कर दिया, सब बिक गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल हो जाएगा सेल के। बट क्या हो, जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कुछ तो सेल आउट हो गया और कुछ स्टॉक बच गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया, जो स्टॉक बिका नहीं, बेसिकली पूरे साल में वो भी तो प्रोडक्शन हुआ है ना, तो वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकलता है कि एट द एंड ऑफ ईयर मेरे पास कितना स्टॉक है और एट द बिगिनिंग मेरे पास कितना स्टॉक था, उसको जब हम माइनस करेंगे तो मेरा चेंज इन स्टॉक आता है। कि क्लोजिंग स्टॉक में से जब माइनस करूंगी मैं ओपनिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक पता चल जाएगा। तो जब हम सेल्स में ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आता है। आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी एट मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो सेल्स को बेसिकली हम क्वांटिटी इंटू में प्राइस भी लिख सकते हैं। अगर सेल की वैल्यू लिखनी है तो क्वांटिटी इंटू में प्राइस लिख सकती हूँ ना मैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 5 रुपये वाले 10 पेन खरीदे, तो मेरे को वैल्यू बतानी है भाई कितने के पेन खरीदे बेसिकली मैंने। तो मैं क्या करूंगी, 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, क्वांटिटी इंटू में प्राइस कर दूंगी, 50 रुपीज़ के खरीदे। तो सेल को भी बेसिकली हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी सेल करी मैंने 10, कितने प्राइस पर, 5 रुपीज़ प्राइस पर, तो 50 रुपीज़ आ गया कि 50 रुपीज़ की सेल करी। समझ में आ गया कि सेल को हम क्वांटिटी इंटू में प्राइस या प्राइस इंटू में क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना सेल की, तो सेल में जो भी मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट करूँगी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में जो सेल करूँगी, और जो डोमेस्टिक सेल हुई है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो सेलिंग हुई है, वो दोनों सेल में इंक्लूड होती है। तो इसलिए एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी सेल, क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो सेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल जो है बेसिकली वो क्या है मेरी 500 रुपीज़ की हुई है, ठीक है, सेल जो हुई है बेसिकली वो मेरी 500 रुपीज़ की हुई है, तो इस सेल में जो है मैंने जो एक्सपोर्ट करी है सेल वो भी इंक्लूडेड है और जो डोमेस्टिक सेल करी है वो भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक्सपोर्ट करा है 200 रुपीज़ का और डोमेस्टिक सेल जो करी है वो करी है मैंने 300 रुपीज़ की। तो अगर क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट भी और डोमेस्टिक सेल भी, तो अलग से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है सेल और एक्सपोर्ट, तब भी एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट की वैल्यू सेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर क्वेश्चन में सेल और डोमेस्टिक सेल दे रखी है तब भी डोमेस्टिक सेल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक सेल की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है सेल में। तो सेल अगर दे रखा है और एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक सेल की वैल्यू है तो इनको सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी सेल में इंक्लूड होती है। बट अगर क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखा, अलग से मेंशन है कि एक्सपोर्ट इतना हुआ है, डोमेस्टिक सेल इतनी हुई है, तब मुझे सेल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 500 रुपीज़ की क्या हो गई, सेल हो गई। तो एक्सपोर्ट नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, क्योंकि इसकी वैल्यू सेल में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, बट अलग से डोमेस्टिक सेल मेंशन है तो मेरे को एक्सपोर्ट जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, कि भाई सेल आई मेरी 500 रुपीज़ की, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मान लेते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा 600 का है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो मेरा क्या है भाई 300 का है, ठीक है, 300 का है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस 300 कितना होगा 300, 300 प्लस 500 कितना होगा 800। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आएगा मेरा 800। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू एडेड निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू एडेड निकल के आता है। तो गाइज हमने देखा कि वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, तो हमने सीखा भी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखा हम कैसे निकालेंगे, तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वैल्यू एडेड निकल के आता है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ से तो बेसिकली जीडीपी एमपी निकल के आ रहा है, नेशनल इनकम कैसे निकालें, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है एनएनपीएफसी होती है। नेशनल इनकम कैसे निकालें वैल्यू एडेड मेथड से, तो कैसे निकालेंगे देखो। अब मेरे को पता है भाई सिग्मा जीवीएमपी मतलब ईच प्रोडक्शन यूनिट जो वैल्यू एडेड करती जाएगी, जब मैं उनका सम करूंगी तो जीवीएमपी के इक्वल होता है, और जीवीएमपी इक्वल होता है जीडीपीएमपी के। तो मैं लिख सकती हूँ कि जीडीपीएमपी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। अब देखो भाई जी से एन पर जाना है, जी मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, ग्रोथ से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब भी भाई ये डोमेस्टिक और ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब भाई एमपी है और एफसी है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है कि मार्केट प्राइस में बेसिकली एनआईटी इंक्लूड हो जाता है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो एनआईटी माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जब हम जीडीपीएमपी कैसे निकलेगी वो तो हमने देख लिया कि जीवीएमपी के इक्वल होती है, ठीक है। तो जीडीपीएमपी में से माइनस करूंगी जब मैं डेप्रिसिएशन, प्लस करूंगी एनएफआईए, माइनस करूंगी एनआईटी, तो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम निकल के आती है। तो इस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई डेप्रिसिएशन तो पता ही है, डेप्रिसिएशन लग जाता है गुड्स पर, है ना। क्यों लग जाता है कि एब्सोलेंस हो गई टेक्नोलॉजी, ठीक है, वियर एंड टीयर की वजह से और पीरियड ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो जब मुझे ग्रोथ से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब भाई डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो नेशनल में पता ही है भाई जितना भी प्रोडक्शन हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी सबको इंक्लूड करते हैं। तो एनएफआईए बेसिकली ऐड करना पड़ेगा मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए। तो एनएफआईए बेसिकली क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इसको कैसे निकालते हैं कि
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से जब माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से आई है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से फैक्टर इनकम अब्रॉड में गई है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनका जो नेट होगा बेसिकली वो NFI होगा, उसको ऐड कर देंगे। भाई मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मेरे को NIT माइनस करना पड़ेगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर देंगे हम क्या, सब्सिडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं बाय वैल्यू एडेड मेथड। अब भाई हमने कहा कि भाई हम सम करेंगे GVMP का, मतलब वैल्यू एडेड का सम करेंगे। अब सम कैसे करेंगे भाई, जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, जितनी भी बेसिकली इंडस्ट्रीज है, तो उसको देखते हैं भाई कितने सेक्टर्स बेसिकली होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर नेम से ही समझ में आ रहा है प्राइमरी है, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, इसलिए हम प्राइमरी बोलते हैं इसको। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। फॉर एग्जांपल के लिए लैंड हो गया, वाटर हो गया, सब सॉइल एसेट्स हो गए। ठीक है, अब एग्जांपल देखें तो फार्मिंग किस पर करी जाती है, लैंड पर करी जाती है, तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके करी जा रही है। देन फिशिंग कहाँ से करी जाएगी भाई, जो भी ओशंस होंगे, सी होंगे, वहाँ से फिशिंग करी जाएगी, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं। देन माइनिंग बेसिकली कहाँ से करी जाएगी, सॉइल्स में जो सब सॉइल एसेट्स हैं उनको निकाल के करी जाएगी, आयरन हो गया, कोल हो गया, तो इनको निकाला जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पर, क्यों, क्योंकि वहाँ से उसको रॉ मटेरियल मिलता है। तो प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल बेसिकली क्या करता है, सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट कर देता है उसको आउटपुट। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता है। कि फॉर एग्जांपल के लिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होती, फार्मिंग होती, तो फार्मिंग मान लो उसने शुगर केन की फार्मिंग करी, तो वहाँ से मेरे को रॉ मटेरियल मिला शुगर केन, तो हमने क्या कर दिया, शुगर केन को कन्वर्ट कर दिया शुगर में। ठीक है, तो सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। हम सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट होता है प्राइमरी सेक्टर पर। ठीक है, देन बात करें कंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली उनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। पावर जनरेशन करने के लिए भी भाई जो बेसिकली रॉ मटेरियल है सेकेंडरी सेक्टर को, वो प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर हम इसको बोलते हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है, कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को आउटपुट में। ठीक है, देन आता है टर्शियरी सेक्टर तीसरे नंबर पर क्यों आता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है प्राइमरी पर भी सेकेंडरी पर भी, दोनों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बेसिकली सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एजुकेशन, कि मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं डिपेंडेंट हूँ प्राइमरी सेक्टर पर भी और सेकेंडरी सेक्टर पर भी। क्यों, क्योंकि भाई जो मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, फॉर एग्जांपल बोर्ड हो गया, ये डस्टर हो गया, ये मार्कर हो गया, कहाँ से मिलेगा, मैन्युफैक्चर होके आएगा, कहाँ से, सेकेंडरी सेक्टर से। और सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा, प्राइमरी सेक्टर से। तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिपेंडेंट हो गई ना अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर पर। क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो सकता है, फाइनेंस सर्विसेज हो सकता है। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पर, अगर वो नहीं होंगे तो हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों सेक्टर जो भी क्या करेंगे, वैल्यू एडेड करते जाएंगे प्रोडक्शन में, बेसिकली उसी का सम क्या आएगा, GVMP होगा। क्लियर, देन आता है प्रिकॉशंस। भाई सावधानी लेकर चलेंगे, जब वैल्यू एडेड मेथड से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ नेशनल इनकम को, तो कुछ सावधानी लेके चलेंगे। अगर सावधानी नहीं ली तो फिर दुर्घटना घटी, तो सावधानी लेनी पड़ेगी, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। अब यहाँ पे कैसे दुर्घटना घटेगी भाई, क्यों, क्या दुर्घटना घटेगी, जो हम एस्टिमेशन करेंगे नेशनल इनकम का वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, गलत एस्टिमेशन हो जाएगा। तो क्या क्या सावधानी, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलेंगे जब हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे नेशनल इनकम को। तो फर्स्ट प्रिकॉशन आती है हमारी, नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड, क्योंकि ये जो गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू मर्ज होती है फाइनल गुड्स के साथ। हमने देखा भाई कि जो कॉटन क्लॉथ की वैल्यू थी वो शर्ट में इंक्लूडेड थी, मतलब ये 500 रुपीज़ इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स में, और अगर इंक्लूड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, डबल काउंटिंग की, कि अगर मैं 500 को भी इंक्लूड करूं और 800 को भी इंक्लूड करूं तो 500 यहाँ पे भी इंक्लूड हो गया और 500 यहाँ पे भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें मर्ज है, तो 500 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, नेशनल इनकम एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड
नहीं करते हैं। सेकंड प्रिकॉशन आती है हमारी, नॉट इंक्लूड सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कि भाई सेकंड हैंड गुड्स जब हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बेसिकली कभी ना कभी तो फर्स्ट हैंड रहे होंगे वो गुड्स, तो जब वो फर्स्ट हैंड रहे होंगे, जिस ईयर में जिस उनका प्रोडक्शन हुआ होगा, तो उस टाइम जब नेशनल इनकम काउंट करी होगी तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है वो वैल्यू। यस, तो दोबारा क्यों काउंट करेंगे? हम दोबारा नहीं करेंगे काउंट। बट जब सेल एंड परचेज कर रही हूँ मैं सेकेंड हैंड गुड की, तो उस पर मेरे को कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रही है, तो वो हम काउंट करेंगे, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ ना, सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, करंट ईयर में हो रहा है, तो उसको इंक्लूड करा जाएगा। तो कमीशन और ब्रोकरेज जो मिलेगी उसको इंक्लूड करेंगे, बट सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड की इंक्लूड नहीं करेंगे उसकी वैल्यू को। देन थर्ड प्रिकॉशन आती है, नॉट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन या डोमेस्टिक सर्विसेज। बेसिकली कि जब प्रोडक्शन कर रहे हैं हम सर्विसेज का सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए या फिर डोमेस्टिक सर्विसेज की अगर हम बात करूँ, एग्जांपल के लिए हाउसवाइफ, ठीक है, अब हाउसवाइफ क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। अब ये जो सर्विसेज है डोमेस्टिक सर्विसेज है ना, अब इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू निकालना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, निकाल नहीं पाएंगे हम, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इनकी मार्केट वैल्यू, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज कर रहे हैं या फिर सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि अब डॉक्टर जो है अपने बच्चे का ही ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वहाँ से उसको कोई इनकम नहीं आ रही ना, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर पेड सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल मेड है, ड्राइवर हैं, ट्यूटर हैं, अर्निंग हो रही है ना, उनकी इनकम मिल रही है सर्विसेज के बदले, तो इसको इंक्लूड करा जाएगा। बट सेल्फ कंजम्पशन के लिए या डोमेस्टिक सर्विसेज होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट पेड सर्विसेज पेड कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, अर्निंग हो रही है, तो बेसिकली सर्विसेज हो रही है प्रोड्यूस, तो करा जाएगा इसको इंक्लूड। मेड की सर्विसेज हो गया, ड्राइवर हो गया, ट्यूटर हो गया, तो इनको पेड सर्विसेज बेसिकली पैसे मिल रहे हैं तो इंक्लूड करेंगे। देन आता है इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करती हूँ तो इसको इंक्लूड करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर ने क्या करा, 100 kg वीट का प्रोडक्शन करा, जिसमें से 20 kg वीट उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया और 80 kg सेल आउट कर दिया मार्केट में। अब जो 20 kg वीट का प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। क्यों होगी? कि अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखता तो मार्केट से खरीदता जाके, यस और नो, तो प्रोडक्शन तो बेसिकली हुआ ही ना ईयर में, तो प्रोडक्शन की वैल्यू इंक्लूड करी जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो मार्केट में वीट की वैल्यू होगी वही क्या होगी, वही वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जितना भी उसने वीट रखा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए नेशनल इनकम में। फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 kg वीट की वैल्यू क्या है, 50 रुपीज़ है मार्केट में, तो 20 kg उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, मार्केट वैल्यू क्या हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए 20 kg वीट जो रखा उसकी 20 × 50, तो 1000 रुपीज़ की आ गई बेसिकली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ जो है नेशनल इनकम में काउंट होंगे। एग्जाम्पल बेसिकली जो हमने लेके चला उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आता है इंक्लूड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओनर ऑक्यूपाइड हाउस की मेरा हाउस है, मैं उसमें रह रही हूँ, अगर मैं उसमें नहीं रहती तो कहीं रेंट पे रह रही होती, तो जो सर्विसेज मेरे को हाउसिंग सर्विसेज रेंट पर रहने पर मिलती वो मेरे को अपने घर में ही मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कि अगर मैं अपने घर में नहीं रहती तो कहीं और रेंट पे रहती, तो वहाँ पे मेरे को जितना रेंट देना पड़ता, बेसिकली मार्केट में जितना रेंट चल रहा है वो जो रेंट की वैल्यू होगी वो इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाएगी। एस्टिमेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करा जाएगा, जिसको हम इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। क्यों करेंगे भाई, अगर अपने घर में नहीं रहती तो फिर कहीं रेंट पे लेके रहती तो सर्विसेज हाउसिंग सर्विसेज तो जनरेट हुई ना, तो इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देन आता है इंक्लूड चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स। भाई चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड कर रहे हैं हम, कि अनसोल्ड स्टॉक जितना बचा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि जो हमारा कैपिटल का स्टॉक है बेसिकली उसमें एडिशन हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है हमारा, तो इसको इंक्लूड करा जाएगा। क्लियर? सो गाइस, जब हमने प्रिकॉशन पढ़ी तो हमने देखा था भाई इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। अब इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें, ताकि हम एस्टिमेट जो करें नेशनल इनकम का वो एक्यूरेट कर सकें, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऐड हो गई तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, गलत एस्टिमेट कर लेंगे हम नेशनल इनकम को। तो कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कैसे अवॉइड करेंगे? इसको अवॉइड करने से पहले समझ लेते हैं भाई डबल काउंटिंग होता क्या है। डबल काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जब आउटपुट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पास होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू जो है हम मोर देन 1 काउंट कर लेते हैं, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने देखा भाई यहाँ पे
500 रुपीज़ की क्लॉथ की वैल्यू 2 बार काउंट होगी, एक तो यहाँ पे काउंट होगी, एक शर्ट में इसकी वैल्यू मर्ज है तो एक यहाँ पे भी काउंट होगी, तो डबल बार काउंट होगी। तो इससे हमारा जो नेशनल इनकम है वो एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको अवॉइड करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, मिलर है, बेकर है एंड कंज्यूमर है। ठीक है, फार्मर ने क्या करा, वीट जो है 500 रुपीज़ का सेल करा, किसको, मिलर को। अब इससे पहले तो कोई वैल्यू है नहीं, तो वैल्यू एडेड यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट के, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो कुछ रहा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना हुआ, 500 रुपीज़ का हुआ। क्लियर। अब उसने मिलर को जब सेल करा वीट, मिलर ने क्या करा, वीट फ्लोर बनाया, आटा बनाया भाई उसका, अब वो सेल कर रहा है कितने का, 700 रुपीज़ का। तो वैल्यू कितनी ऐड करी उसने, यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं भाई कि कैसे होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है भाई, इंटरमीडिएट गुड उसने क्या यूज़ करा, वीट यूज़ करा। तो हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 में से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट गुड 500, तो वैल्यू एडेड निकल के आएगा कितना, 200 रुपीज़ का। अब मिलर ने क्या करा, फ्लोर सेल करा बेकर को, बेकर ने उसको यूज़ करके क्या बनाया, ब्रेड बनाया, और उसको कंज्यूमर को सेल कर रहा है वो 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे उसने वैल्यू एडेड कितनी करी, तो वही सेम लगाते हैं भाई फॉर्मूला हमारा, वैल्यू एडेड क्या होगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि वीट फ्लोर क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन था बेकर के लिए। तो भाई कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 700, 300। क्लियर है। अब ये सेल आउट हो गया कंज्यूमर के पास, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया, क्योंकि फाइनल गुड्स क्या होता है, वो गुड होता है जो कि कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। और जब तक क्या था बेसिकली, ये सब ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री थे, तो फाइनल गुड हमारा क्या हो गया, ब्रेड हो गया। क्लियर। अब देखो भाई, वैल्यू एडेड की जब हम बात करें तो वैल्यू एडेड कितनी हुई, यहाँ पे 500 हुई है, 200 हुई है, 300 हुई है। अब अगर हम बात करें वीट के 500 रुपीज़ की वैल्यू 700 में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में मर्ज होती है। सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो उसमें इनपुट की वैल्यू जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है उसको तो इंक्लूड करूंगी ना, तभी तो सेल करूंगी। तो इंटरमीडिएट गुड की रॉ मटेरियल की वैल्यू इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स के साथ। 500 रुपीज़ क्या है, इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं दोनों को काउंट करूंगी तो नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि 500 रुपीज़ यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगे, यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ फ्लोर की, वीट फ्लोर की, तो 700 की वैल्यू यहाँ पे तो है ही, और ऊपर से यहाँ पे भी इंक्लूड है क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसका। तो 700 दो बार काउंट हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देती हूँ नेशनल इनकम में, तो कितनी होगी, 500, 700, 1000। कितना होगा अभी, 500 प्लस 700, 1200 एंड 1000, 2200। अब देखो भाई, ये 500 और 700 डबल बार काउंट हो गए ना, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए या तो मैं वैल्यू एडिशन ऐड करूँ। वैल्यू एडिशन कितना था अभी, 500 प्लस 200, 700, 700 प्लस 300, 1000। तो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आता है, मतलब एस्टिमेशन मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि फाइनल गुड की वैल्यू भी क्या है, 1000 है। तो या तो वैल्यू एडिशन को ऐड करूं या मैं फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करूं, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड करूंगी तो डबल काउंटिंग हो गई। 500 और 700 दो बार काउंट हो गया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम इसको, या तो फाइनल आउटपुट मेथड लगाएं। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब फाइनल गुड की वैल्यू को ऐड करूं, सीधा 1000 रुपीज़ ऐड कर दूं, या वैल्यू एडेड मेथड की वैल्यू एडेड मेथड 500, 200 एंड 300, 1000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। किसी को भी यूज़ करूं, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई एनवीएफसी क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे। नेट मतलब इसमें डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मतलब इसमें एनआईटी इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैं बोल सकती हूँ ना कि एनवीएफसी फिर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली जो इनकम मिल रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, क्या क्या मिलेगा उनको, लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो बेसिकली जो वैल्यू एडेड हो रही है यहाँ पे है क्या, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम ही तो है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो लगेंगे आगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने के लिए। सिंपल सी बात है ना। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल है। सिंपल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हमने सीखा है इसको। तो आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो आज हमने पढ़ा गाइस कि नेशनल इनकम जो है बेसिकली हम उसको 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। जो 3 मेथड है बेसिकली वो फेजेस ऑफ सर्कल ऑफ इनकम से ही निकल के आते हैं, कि वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। इंडिया में एस्टिमेशन कौन करता है नेशनल इनकम का, सीएसओ,
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कॉमोडिटी सर्विस मेथड बोलते हैं। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि जितनी भी वैल्यू एडिशन होती जा रही है इंटरमीडिएट गुड में जब तक वो फाइनल गुड नहीं बन जाता, तो ईच प्रोडक्शन यूनिट जितनी भी वैल्यू एडिड करती जा रही है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमने वैल्यू एडेड देखा ही भाई कि कितनी हो रही है, 500, 200, 300। तो गाइज हमने देखा वैल्यू एडेड को कैसे निकालेंगे। वैल्यू एडेड हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड होती है वैल्यू किसकी, इंपोर्ट की, और जो भी मैंने डोमेस्टिक परचेज करा है उसकी। यहाँ से हमारा निकल के आता है क्या, GVMP, सिग्मा GVMP इक्वल होता है GDP MP के, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकलता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ से हमने GVMP जो हमारा निकला वहाँ से हमें पता है भाई GDP MP इक्वल होता है, तो यहाँ से हमने GDP MP से बेसिकली नेशनल इनकम निकाला। तो यहाँ ऐसे हम वैल्यू एडेड मेथड से क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेजर करते हैं। हमने देखा भाई इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस का, जो कि क्या था, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। देन सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट होता है प्राइमरी सेक्टर पर, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको सेकेंडरी सेक्टर, जो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये डिपेंडेंट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पर, क्योंकि इन्हीं के बेस पर क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन बात करें भाई प्रिकॉशंस, सावधानी लेकर चलेंगे नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी भाई। तो सावधानी क्या लेकर चलेंगे, हमने देखा भाई इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, या तो फाइनल आउटपुट मेथड यूज़ करेंगे या फिर वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर हमारी जो नेशनल इनकम मेजर करेंगे वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। देन बात करें जो सेकंड हैंड गुड्स को सेल एंड परचेज करेंगे उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट उस पर कमीशन और ब्रोकरेज जो आएगा उसको इंक्लूड करेंगे। तो जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे सर्विसेज का फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट पेड सर्विसेज जो होंगी उसकी वैल्यू को इंक्लूड करा जाएगा। देन बात करें प्रोडक्शन करेंगे हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू ऐड करेंगे। अगर हम ओनर ऑक्यूपाइड हाउस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू ऐड होगी नेशनल इनकम में, और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू भी ऐड होगी। क्यों, क्योंकि वो कैपिटल फॉर्मेशन करता है। तो हमने सीखा भी डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और जो बेसिकली सम होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम का वो इक्वल होता है NVFC के। तो गाइज आज हमने डिटेल में देखा वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैसे हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।